हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्ज़ाम्स। तो हम यहाँ बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की कि जीएस के कोर्स को हमें कैसे कवर करना है, कैसे कैसे हम यहाँ पर एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए स्लाइड्स लाने वाले हैं, कैसे कोर्स करेंगे हम कवर उत्तर प्रदेश या फिर अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशंस के लिए, बीपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, झारखंड के लिए, छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए, जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस के लिए, उनके लिए हम कोर्सेज़ को कैसे लाने वाले हैं। तो हमने बेसिकली क्रैश को स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले अगर आप पहले व्यूअर हैं या फिर आप न्यू व्यूअर हैं हमारे चैनल पे, तो सबसे पहले आप जाकर के प्लीज़ हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो देखें एंड प्लेलिस्ट को चेक करें। आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पर सारी की सारी स्ट्रैटेजी बताई गई है। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप स्टूडेंट हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वो बेनिफिट बहुत होगा, क्योंकि आप वहाँ जाकर के जब चेक करेंगे तो आपको स्ट्रैटेजी सारी की सारी समझ आ जाएगी। तो हम इस चैनल पे या इस कोर्स में जो भी है, हम लूसेंट की जीके को कवर कराएंगे पार्ट्स में, लाइक लूसेंट पॉलिटी, लूसेंट हिस्ट्री, लूसेंट की बुक को कवर कराएंगे। अगर आप स्टेट पीसेस के लिए हैं तो सारी की सारी स्टैंडर्ड बुक्स को धीरे धीरे कवर किया जाएगा, क्रैश कोर्सेज लाए जाएंगे, करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाएंगी। तो अब ये आज का ये जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो होगा ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी को हम दो तरह से देखेंगे, पहला इन डिटेल, दूसरा देखेंगे मैप के थ्रू। मैप के थ्रू अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट पहले इन डिटेल देख लेते हैं। तो जो आज का वीडियो होगा वो होगा फिजिकल फीचर्स या भारत के भौतिक स्वरूप के ऊपर। उसमें से एक भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे हम, कौन सा? ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। भारत में नदी प्रणाली या नदी तंत्र कैसा है उसको हमें देखना है, ठीक है। ये वीडियो होगा इंट्रोडक्शन पर कि हमारे यहाँ नदियाँ कैसी हैं, कौन कौन सी हैं, कौन सी कैटेगरीज़ में डिवाइड होकर पढ़ी जाती हैं, उनकी हेल्पिंग रिवर्स कौन सी हैं, डेल्टा कैसे बनाती हैं, किन किन राज्यों से होकर के गुजरती हैं, और हमें यहाँ कवर क्या करना है। इंट्रोडक्शन होगा, रिवर्स कैसी होती हैं, उसके बाद हिमालयन रिवर्स को हम अलग पढ़ाएंगे, हिमालयन रिवर्स के ड्रेनेज सिस्टम को अलग पढ़ाएंगे, उसके बाद पेनिनसुलर या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अलग पढ़ाएंगे। तो अगर हम भारत को देखें तो कुछ ऐसा नज़र आता है, ठीक है। कैसा नज़र आता है? यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक क्या है, ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पर माउंटेन रेंजेस हैं, और यहाँ से ये पूर्वोत्तर राज्य तक फैले हुए हैं। यहाँ के बाद ये माउंटेन रेंजेस छिछली या फिर कटी फटी हो जाती हैं। तो जो पूर्वोत्तर राज्य की जनजातियाँ हैं, इनके नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रख दिया गया है। इनको हम तब कवर करेंगे जब हम माउंटेन्स को कवर करेंगे, ठीक है। अभी एक ओवरव्यू ले लीजिए कि मैप को मोटा मोटा ओवरव्यू कहाँ पे क्या है, ठीक है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर है इंडियन डेजर्ट या फिर भारत की मरुभूमि। ये है हमारा पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ठीक है। ये माउंटेन्स रेंजेस और ग्लेशियर्स है, यहाँ से निकलती हैं हमारी, यहाँ से होते हुए रिवर्स निकलती हैं, माउंटेन से रिवर्स निकलती हैं, बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा बेसिकली क्या, रिवर्स का टॉपिक। हाँ, तो अगर हम रिवर्स के लिए यानी कि रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भाई नदियाँ कहाँ कहाँ हैं, तो आप देखिए ज़रा मैप को बहुत अच्छे से देखिए, चारों तरफ से देखिए क्या दिख रहा है। हमारे भारत में चारों तरफ से बड़ी बड़ी नदी प्रणालियों ने भारत को घेर के रखा हुआ है। अगर हम बात करें पूर्व की, तो यहाँ पर कौन सी नदी प्रणाली है? यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ हैं। अगर हम पश्चिम की बात करें, नॉर्थ से लेकर के पश्चिम, उत्तर से पश्चिम तक, तो फिर यहाँ पर है सिंधु रिवर यानी कि इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियाँ। अगर हम मिडिल या बीच की बात करें तो यहाँ पर है गंगा व प्लस उसकी सहायक नदियाँ। अगर हम साउथ की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, जिसमें हम नदी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं, यानी कि 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला, पूर्व की तरफ गिरने वाली नदियाँ यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियाँ यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो आपको ये समझ में आ गया, ओवरव्यू ले लिया। अब बात करते हैं भारत का नदी तंत्र कैसा है। भारत में ड्रेनेज सिस्टम, भारत में ड्रेनेज सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इतनी सारी नदियाँ हैं, कितनी है, 2600 प्लस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा। आपको कई बुक्स में अलग मिलेगा, प्लीज़ डोंट, आप कंफ्यूज मत होइएगा, वरना बोलेंगे यार इन्होंने गलत पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक
ओवरव्यू लेके चलते हैं, नदियाँ बहुत सारी हैं, कभी सूखती हैं जब पानी, कुछ डिपेंड होती हैं ग्लेशियर्स पे, कुछ होती हैं वर्षा पे, कुछ होती हैं एवरग्रीन, कुछ होती हैं छोटी, कुछ होती हैं बड़ी, कभी सूख जाती हैं तो कभी पानी भर जाता है। ठीक है, तो हम इनमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं इंडिया में, ताकि कैटेगरीज में डिवाइड इसलिए किया गया है ताकि हमारे पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी हो। तो पहली कैटेगरी होती है हिमालयन रिवर्स यानी हिमालय की नदियाँ, और दूसरी कैटेगरी होती है पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब इन दोनों कैटेगरीज नदियों में ना, दोनों की कैटेगरी में बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं जो हम बाद में जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तब कवर करेंगे। ठीक है, अब बात आती है हेल्पिंग रिवर्स। ये जो रिवर्स हैं ढेर सारी, ये अपनी सहायक नदियों के साथ बहती हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो ये बहुत सारी छोटी छोटी नदियों के साथ बहती हैं, कोई एक पर्टिकुलर रिवर नहीं है जो अकेले बह रही है, इनमें ढेर सारी नदियों का जल होता है, इसलिए इतना बड़ा इनका अपवाह द्रोणी होती है। अकेले सिंगल रिवर कभी भी इतनी बड़ी नहीं बह सकती, इसमें ढेर सारी रिवर्स का रोल होता है। तो अब होती है हेल्पिंग रिवर, क्या होती है, ये मान लीजिए मेन रिवर जा रही है, ठीक है, ये मेन रिवर है, इसमें ढेर सारी नदियाँ आकर के मिल रही हैं, जो मिल रही हैं उनकी भी हेल्पिंग रिवर है। तो ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, हेल्पिंग रिवर, यानी कि अपना जल इसमें मेन रिवर में ला करके डाल देती हैं, तो ये कहलाती हैं सहायक नदियाँ। जितने क्षेत्रफल पे ये फैली हुई हैं उसको कहते हैं हम जल ग्रहण क्षेत्र, जितने क्षेत्रफल पे ये फैली हुई हैं उसको कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। अब आप सोचते होंगे कि यार 2600 नदियां हैं, तो क्यों हिमालयन रिवर में सिर्फ 3 ड्रेनेज रिवर्स को पढ़ना होता है, क्यों हमें सिर्फ गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र को पढ़ना होता है? इसके पीछे है एक बहुत अच्छी सी स्टोरी। तो स्टोरी क्या है, स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक रिवर थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्म। वो कहाँ से कहाँ तक, असम से लेकर के पंजाब तक, यानी कि पूर्व में असम से लेकर के पश्चिम में पंजाब तक बहती थी और अपना जो पानी है वो अरब सागर में गिराती थी। ठीक है, फिर हुआ कुछ यूँ कि ये जो नदी प्रणाली थी, ये जो नदी थी इंडो ब्रह्म, उस नदी से, यानी ये नदी बह रही है तो यहाँ से क्या हुआ, अचानक से फिर पहाड़ों का उत्थान होना शुरू हो गया। क्या हुआ, पहाड़ बनना शुरू हो गए। उसके बाद जब पहाड़ बनना शुरू हो गए तो ये नदी कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई। अब कैसे हुई, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। ये नदी बह रही है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ उठा तो क्या हुआ, नदी ने कुछ ऐसा ऐसा अपना ये पार्ट्स में, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई। कौन कौन सी, पूर्व में देखें तो ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियाँ, मध्य में देखें तो गंगा प्लस उसकी सहायक नदियाँ, और अगर पश्चिम में देखें तो सिंधु रिवर प्लस उसकी सहायक नदियाँ। मतलब ये जो इंडो ब्रह्म नदी थी इसी को 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ये 3 भागों में बट गई। इसीलिए हम इन 3 मेजर रिवर्स को स्टडी करते हैं, और बस यही रीज़न है, और कोई इसका बड़ा सा रीज़न नहीं है। तो आई थिंक आपको इतना बेस पता चल गया होगा हिमालयन रिवर्स क्यों स्टडी करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इंडो ब्रह्म नदी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई और बड़ी बड़ी छोटी छोटी नदियों के साथ ही मिलकर कि पूरा अपना द्रोणी बहाने लगी। ठीक है, अब हिमालयन रिवर्स की बात करें तो ये हिमालयन रिवर्स जो है वो बहुत ऊंचाई के साथ आती हैं, ग्लेशियर्स से आकर के मैदान तक आती हैं। ठीक है, पहाड़ों को काटकर गार्ज बनाती हैं। अब देखिए ये जो नदी बह रही थी बीच में पहाड़ उठ गया, लेकिन ये नदी पहाड़ को भी काटना शुरू कर दिया। इन नदियों ने पहाड़ को जब काटना शुरू किया तो जगह बन गई, और उस जगह से जब बहने लगी तो उसे क्या कहते हैं, गार्ज। ये सब हिमालय की नदियाँ या पूर्ववर्ती नदियाँ, यानी कि हिमालय से पहले की जो नदियाँ होती हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। ये वही नदियाँ कर पाती हैं, अपने साथ सिल्ट और मलबा पोषक तत्व बहाती हैं। जब ये ऊपर से आती हैं हिमालय से, ग्लेशियर्स थे, तो ये बहने के साथ ही अपने साथ मलबा, सिल्ट, बालू, पत्थर, पोषक तत्वों को अपने साथ बहाते बहाते लाती हैं। इसीलिए जो गंगा के प्लेन्स मैदान होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब चित्र दिखाया जाता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ढेर सारे डॉट्स दिखाए जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत सारी होती है। तो पॉपुलेशन का रीज़न क्या है, वहाँ पर ये जो मलबा आ रहा है वो वहाँ पर उस मिट्टी को उपजाऊ कर देता है। इसीलिए जो गंगा का जो प्लेन्स हैं, उत्तर भारत के मैदान हैं,
वहाँ पर सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या रहती है, क्योंकि वहाँ पर 65% एग्रीकल्चर खेती होती है, चाहे गंगा ड्रेनेज सिस्टम हो उधर, या फिर ब्रह्मपुत्र साइड हो, या फिर इंडस के साइड हो। अब हिमालय की नदियों की बात करें तो ये हिमालय की नदियाँ 12 मासी होती हैं। 12 मासी का मतलब एवरग्रीन होती हैं, ये नदियाँ एवरग्रीन होती हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 जगह से जल ग्रहण करती हैं, बर्फ़ के पिघलने से, क्योंकि ये ग्लेशियर से निकली हैं। हमने देखा है कि गर्मी के आने से पहले कुछ मार्च और अप्रैल के बीच वाले टाइम में क्या होता है, नदी का स्तर बढ़ जाता है, गंगा का बहुत जल्दी से तेज़ पानी हो जाता है। कहते हैं ना, बहाव तेज है, गंगा का स्तर बढ़ गया है। क्यों? ग्लेशियर्स बहुत ऊपर हैं। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं और नदियों में पानी बढ़ जाता है। यही रीज़न है। तो नदियों को 12 मासी क्यों कहते हैं हिमालय की? क्योंकि एक तो इनमें ग्लेशियर से पानी निकलता है, दूसरी चीज़ है इनमें वर्षा से भी पानी होता है, तो यानी कि कभी सूखती नहीं है, बहुत लंबी नदियाँ और 12 मासी हैं। जब नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र से मैदान की तरफ बढ़ती हैं, जैसे जैसे मैदान की तरफ आती हैं, वैसे वैसे क्या होता है, इनका ढाल मंद होता जाता है और ये कुछ ऐसे बहने लगती हैं। कैसे बहने लगती हैं? ऐसे। तो ये जो आकृति बनती है इसको कहते हैं विसर्प आकृति, एस आकार की आकृति। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, गोखुर झील, ठीक है? तो ये कैसे बनता है? तो जब नदी जैसे ये हिमालय से निकली और ये मैदान की तरफ आ रही है, तो कुछ धीरे 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 ऐसे शेप ले लेती है, ठीक है, क्योंकि ढाल कम हो जाता है। फिर जैसे ही इसको एक ढाल मिलता है तो ये सीधी धार पकड़ लेती है। ये देखिए सीधी हो रही है। तो जहाँ पे ये विसर्प बनाई थी वहाँ पे निक्षेपण या फिर जो अपने साथ लाया हुआ मलबा, सिल्ट, बालू, पत्थर जो भी था वो इकट्ठा करके छोड़ती हुई आ रही थी। तो इसको क्या कहते हैं हम, जब ये जमा हो जाता है इसको कहते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं? गोखुर झील, गोखुर झील, ठीक है। बड़ी ये जो हिमालय की नदियां हैं वो बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, अपनी सहायक नदियों के साथ जल ला करके किसी न किसी मुहाने पे जा करके अपना जल गिरा देती हैं, उससे पहले बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, तो इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो कि गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो कि गिरती हैं अरब सागर में। मैक्सिमम नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये जल विभाजक है। जल विभाजक क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। इस एरिया में ढाल है, तो यहाँ से जो मान लीजिए कोई नदी ऐसी बह रही है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक कोई अचानक से पहाड़ सा उठ गया या फिर ऊंची सी चीज़ कोई उठ गई, तो क्या हुआ, जो इस तरफ बह रही थी वो इस तरफ रह गई और जो इस तरफ बह रही थी उस तरफ रह गई। और यहाँ पे थोड़ा सा ढाल भी ज़्यादा है, तो जो नदियों का पानी इधर है वो भी इधर खिसक के आ जाता है। तो क्या कहते हैं हम, पश्चिम की ओर पूर्व में ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। क्यों? क्योंकि बीच में पूर्वी किनारे की तरफ क्या है, ये डिवाइडर है, यानी कि जल विभाजक है। अब जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक होता है जब ये कोई 2 नदी प्रणाली बह रही होती हैं और बीच में कोई उभरा सा भाग आ जाता है बड़ा सा, तो वो जल विभाजक कहलाता है और वो नदियों को बांट देता है, इसीलिए उसे जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, तो ये था एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन हमारे रिवर्स का, कि हम इंडिया में रिवर्स को कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या स्पेशलिटी होती है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था। आई होप आपको ये सब सारा जो इंट्रोडक्शन था वो पसंद आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे हिमालयन रिवर का पहला ड्रेनेज सिस्टम जो होगा इंडस रिवर या सिंधु रिवर। ठीक है, तो उससे पहले आपको चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अच्छे से शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन आने वाला है। अभी आप घर से बाहर नहीं जा सकते, ऐसा टाइम चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आप अभी कोचिंग क्लासेस में फ़ीस नहीं भर सकते। तो अगर आपने रिवीजन करना है और आपके दोस्त अगर इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोचिंग जाएं, या फिर जो भी आसपास के लोगों जो तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल का लिंक उनको आप दीजिए। इसके बाद धीरे धीरे मेरे जो कोर्सेज़ हैं वो अनअकैडमी पे आना शुरू हो जाएंगे। जब वहाँ पर अनअकैडमी में कोर्सेज़ होंगे तो आपको मैं वहाँ का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्लीज़ वहाँ पे विज़िट कर लीजिएगा। लेकिन जब तक नहीं वहाँ पे कोर्स आ रहा है तब तक प्लीज़ आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में बांटें और इस कोर्स को एंजॉय करें।